तो आप सबसे पहले नोट करेंगे इसमें ए पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3। तो H कितना दिया है हमको 1000 मीटर। एब्सोल्यूट प्रेशर P इज इक्वल टू पी ए प्लस एच रो जी, वो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिएगा H इज इक्वल टू 1000 मीटर। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला द डेंसिटी ऑफ सी वाटर। तो सी वाटर की डेंसिटी बोल रहे हैं, तो सी वाटर की डेंसिटी वो क्या हो जाएगी, रो इज इक्वल टू 1.03 इंटू 1.03 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये इन्होंने हमको डेंसिटी दे दी। ठीक है, उसके अलावा जी की वैल्यू उन्होंने बोली है, वैसे तो 9.8 लेते हैं लेकिन स्पेशली इन्होंने बोला है तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेंगे जी की वैल्यू। ठीक है, तो ये रो जी एच आप समझ गए होंगे, गेज प्रेशर के लिए आ गया। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर जब हमको एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है तो एब्सोल्यूट प्रेशर P इज इक्वल टू पी ए प्लस एच रो जी। तो P इज इक्वल टू पी ए, हाँ जी पी ए लिख लीजिए। पी ए क्या होता है बताओ, 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली 1 एटमॉस्फेयर भी बोल देते हैं। ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर भी इसको हम बोल देते हैं। उसके बाद आप ये देखिएगा कि P इज इक्वल टू पी ए प्लस एच रो जी। तो भाई पी ए कितना है, वैल्यू डालिए 1.013 कहिए या 1.01 बोल दो, एक ही बात है। 1.01 इंटू 10 की पावर 5, ये तो हो गया पी ए प्लस एच रो जी। तो एच कितना है 1000 इंटू रो कितना है 1.03 इंटू 10 की पावर 3 इंटू जी कितना है 10, ये हो गया। तो P इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10 की पावर 5, 1.01 इंटू 10 की पावर 5 प्लस यहाँ पर 10 की पावर 3 है। ठीक है, और ये कितना हो गया, ये है 1000। ठीक है, तो इसमें से क्या करेंगे, इसमें से ना 2 जीरो हटा लीजिए। अगर 2 जीरो हटा लेंगे तो वो 10 की पावर 2 हो गया, तो 10 की पावर 5 बन जाएगा, ताकि मैं यहाँ पर 10 की पावर 5 कॉमन ले सकूँ, इसलिए कर रहा हूँ ये काम। तो ये मेरे पास ऐसे हो जाएगा 10 इंटू 10 यानी कि 100। तो 1.03 इंटू 100, 1.03 इंटू 100, 1.03 इंटू 10 इंटू 10 100, और ये वाला 100 यहाँ पर इसको दे दिया हमने, तो ये हो गया 10 की पावर 5। तो पॉइंट गया तो नीचे आया 100, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, तो 103 इंटू 10 की पावर 5 P इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 103 इंटू 10 की पावर 5, ये हो गया। तो P इज इक्वल टू 103 में अगर 1.01 ऐड करेंगे तो 104.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। ये जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना 1.013, तो ये 013 कोई ऐसी बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है। अगर 1 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल है, उसको अप्रॉक्सीमेटली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम बोल देते हैं, 1 एटमॉस्फेयर बोल देते हैं उसको। तो 104.01 इंटू 10 की पावर 5, तो इसको मैं 104 अप्रॉक्सीमेटली 104 एटमॉस्फेयर बोल सकता हूँ इस प्रेशर को। ठीक है, तो इस वजह से आप ये देखिए जो आंसर इसका दे रखा है वो आंसर 104 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है। ठीक है जी, यहाँ तक बता दीजिए, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलिए ये हो गया इसका ए पार्ट। ए पार्ट के बाद में देखिए बी पार्ट जो है, बी पार्ट में वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द गेज प्रेशर। गेज प्रेशर कुछ नहीं एच रो जी होता है, वो एच रो जी मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर चुका हूँ। ठीक है, तो वो एच रो जी कितना है, वो 103 तो आ रहा है, ये 103 इंटू 10 की पावर 5, यही तो है गेज प्रेशर। तो बी पार्ट में बस ऐसे ही अलग से मेंशन कर दीजिए, चाहे तो पीजी पीजी इज इक्वल टू एच रो जी। ठीक है, एच रो जी, तो एच कितना होगा 1000
इंटू रो वही 1.03 इंटू 10⁻³ इंटू 10। तो ये हम पूरा ना कैलकुलेट कर चुके हैं, दोबारा करने का कोई ऐसा लॉजिक है नहीं। तो 103 इंटू 10⁵ पास्कल, इसको आप अप्रॉक्सीमेटली 103 एटमॉस्फेयर बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका गेज प्रेशर हो गया। उसके बाद देखिए अगला वो बोल रहे हैं कि अगला वो बोल रहे हैं कि फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द विंडो ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर ऑफ अ सबमरीन एट दिस डेप्थ। तो जो सबमरीन होता है, सबमरीन में क्या होता है, सबमरीन में ऐसा है कि सबमरीन पानी के नीचे है। अब वो जो पानी के नीचे है तो उसकी जो विंडो है वो विंडो ऐसी नहीं होगी जैसे हम रूम के अंदर बैठे हुए हैं तो बाजू में विंडो लगी हुई है, ठीक है। अब वो विंडो कहाँ पर होगी, सबमरीन में अंदर ऐसे एंटर करते हैं, ऊपर से जाते हैं। तो अगर सबमरीन की विंडो में खोलूँगा तो मैं ऐसे खोलूँगा जैसे एक तहखाना होता है और उसके नीचे जाते हैं, जैसे फर्श के नीचे एक तहखाना होता है, उसको खोल देते हैं, फिल्मों में दिखाते हैं ना, फिर उसको खोला, लोहे का दरवाज़ा होता है और फिर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, नीचे चले गए। सबमरीन में भी ऐसे ही होता है, ये ऐसे दरवाज़ा है, उसको खोला और सीढ़ियों से आप नीचे चले गए, फिर नीचे वो पूरा सिस्टम उनका रूम वगैरह जो है वो होता है। तो अब आप ये देखिएगा कि जब किसी विंडो की बात करी जा रही है, 20 सेंटीमीटर उसकी लेंथ और 20 सेंटीमीटर उसकी ब्रेथ, तो इसका मतलब वो उसका एरिया हो गया, वो उसका एरिया हो गया। और वो पानी के नीचे है, जब वो पानी के नीचे है तो इसका मतलब पानी, जो समंदर का पानी है, उसका पूरा प्रेशर वो विंडो झेल रही है। तो और जो जब हम उसकी बात करेंगे एरिया की, तो एरिया तो ये हो गया पूरा का पूरा, और जो हाइट होगी वो कौन सी होगी, वो जितनी गहराई में है वो, ठीक है। तो वो जो एक सेक्शन बन जाएगा वो पूरा वॉल्यूम बन जाएगा उसका। कैसे, बेस का तो एरिया हो गया। अगर मैं क्यूबॉइड की बात करता हूँ तो क्यूबॉइड में लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, ठीक है। और ऊपर से एक मतलब हाइट है, यानी कि इतनी हाइट तक पानी भरा हुआ है, इतनी हाइट तक, तो इतनी हाइट का प्रेशर, वो प्रेशर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर हम उस प्रेशर को कैसे निकालेंगे, जो एरिया है, एरिया जो है, एरिया और फोर्स जितनी भी है, तो एरिया फोर्स अपॉन एरिया निकालेंगे तो प्रेशर आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर प्रेशर किस तरीके से निकालना है, देखिएगा सी पार्ट में सी पार्ट दोबारा देखिए, क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं, ये पूछ रहे हैं फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द विंडो, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द विंडो ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर ऑफ अ सबमरीन एट दिस डेप्थ, द इंटीरियर ऑफ विच इज मेंटेन्ड एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब अंदर वही प्रेशर है जो मतलब आपको नॉर्मली सी लेवल पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलता है वही आपको अंदर भी मिल रहा है उसके। तो हम ये कहेंगे कि P इज इक्वल टू पी ए प्लस एच रो जी, फॉर्मूला यही लगाएंगे, P इज इक्वल टू पी ए प्लस एच रो जी, P इज इक्वल टू पी ए प्लस एच रो जी, ठीक है। अच्छा, और पी ए क्या है यहाँ पर, पी ए है वन 1.013 इंटू दिस, ठीक है। तो पी ए को पहले यहाँ पर ये बोल दीजिए कि प्रेशर इनसाइड द सबमरीन, प्रेशर इनसाइड द सबमरीन, सबमरीन के अंदर वाला प्रेशर। और वो जो सबमरीन के अंदर वाला प्रेशर है वो यही दे रखा है, नॉर्मल, जो सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वही नॉर्मल वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब भाई पी ए की वैल्यू वही है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ये हो गया। उसके बाद पी यहाँ पर एच रो जी, अब मैं पी ए की वैल्यू भी जानता हूँ और एच रो जी की वैल्यू भी जानते हैं हम। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर हम ये कहेंगे कि P इज इक्वल टू पी ए प्लस ये जो एच रो जी है इसको हम ये बोलेंगे कि प्रेशर एक्सपीरियंस्ड बाय द विंडो, प्रेशर एक्सपीरियंस बाय द विंडो ऑफ सबमरीन, प्रेशर एक्सपीरियंस बाय द विंडो ऑफ सबमरीन। अच्छा, अब जरा देखिएगा कि ये जो प्रेशर एक्सपीरियंस्ड है ये कैसे निकला। ये एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि जो सबमरीन है ना, वो सबमरीन उतनी डेप्थ पर है जितनी डेप्थ इन्होंने दे रखी है, 1000 मीटर। तो आप ये देखिएगा कि ये एक तरह से गेज प्रेशर ही तो हो गया जो हमने यहाँ पर निकाला है, ये वाला गेज प्रेशर। क्वेश्चन का पहला और दूसरा पार्ट जरा देखिएगा,
ए पार्ट में देखिए क्या मेंशन करा है, उन्होंने बोला एट अ डेप्थ ऑफ 1000 मीटर इन एन ओशियन व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर यानी कि पी, ठीक है, व्हाट इज द गेज प्रेशर यानी कि 1000 मीटर पर गेज प्रेशर कितना है, मतलब 1000 मीटर पर अगर कोई चीज़ रख दी जाए तो उस पर गेज प्रेशर उतना ही पड़ेगा, उस पर गेज प्रेशर उतना ही पड़ेगा। तो अब उन्होंने बोल दिया 1000 मीटर पर सबमरीन रख दी है तो सबमरीन पर गेज प्रेशर पड़ेगा 1000 मीटर नीचे, वैसे तो कोई होता नहीं, 1000 मीटर नीचे अगर मान लीजिए कोई स्विमर तैर रहा है तो उस पर भी वही पड़ेगा गेज प्रेशर। 1000 मीटर नीचे अगर कोई मछली जा रही है, व्हेल जा रही है, तो उस पर भी उतना ही प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे प्रेशर एक्सपीरियंस बाय द विंडो ऑफ सबमरीन, क्योंकि अब 1000 मीटर नीचे सबमरीन है, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये पीजी है, गेज प्रेशर के इक्वल है। अब ये जो पीजी है ये हम निकाल चुके हैं, कितना निकाला हमने, ये हमने निकाला था 103 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, 103 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। और प्रेशर निकालने का एक दूसरा तरीका क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया 103 इंटू 10 की पावर 5। और मुझे अब क्या करना है, मुझे अब जो है ना फोर्स निकालनी है, तो फोर्स तो ये हो गया। और भाई एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया इन्होंने क्या दिया है 20 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर, उसका एरिया निकालने के लिए 20 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर कैसे निकलेगा भाई, 20 सेंटीमीटर का मतलब क्या है 20/100, मीटर में जरूर कन्वर्ट करना है, और दूसरा 20 सेंटीमीटर यानी कि 20/100, तो लेंथ इंटू ब्रेथ मीटर स्क्वायर में करने के लिए करा हमने, इज इक्वल टू 103 इंटू 10 की पावर 5। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है, तो ये 4/100 आ जाएगा। तो F इज इक्वल टू, ये जो 4/100 है इसको इधर ले जाओ, 103 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 4/100, ठीक, 4/100। अब ये हो जाएगा 103 इंटू 4, ठीक, और ये 10 की पावर 5 जो है ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3 रह गया, क्योंकि 100 का मतलब क्या है 10 का स्क्वायर, और ये बचा 10 की पावर 3, तो 103 इंटू 4 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन, मल्टीप्लाई करिए 4 3 का 12, 1 कैरी 4 0 का 0 और 1 1 4 1 का 4 412 किलो न्यूटन बोलते हैं इसको सीधा सीधा, 412 किलो न्यूटन, ठीक है। आंसर देख लीजिए, जो इन्होंने आंसर दे रखा है वो है 4.12 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, तो हम इसको 412 किलो न्यूटन भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक है भाई। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद ओके, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आइए आप, पेज नंबर 16 पर, बॉयंसी। पेज नंबर 16 बॉयंसी। इसमें देखिएगा बॉयंसी क्या होता है, ये हम सब जानते ही हैं। बॉयंसी वो होता है कि अगर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो लिक्विड के अंदर हमने इमर्स करा, तो लिक्विड जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, तो दैट फोर्स इज कॉल्ड, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड बॉयंसी, अपथ्रस्ट बोल देते हैं, ठीक। और उसी पर बेस्ड एक प्रिंसिपल है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वो सिलेबस में है नहीं तो वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वैसे जानते ही हैं आप। आर्किमिडीज प्रिंसिपल शॉर्ट में बता देता हूँ क्या है, अगर कहीं जरूरत पड़ेगी नहीं इस चैप्टर में, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। आर्किमिडीज प्रिंसिपल सिर्फ इतना है कि आर्किमिडीज ने ये बोला था, साइंटिस्ट ने, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में डुबा दिया जाता है, इमर्स कर दिया जाता है, तो वो जितना लिक्विड डिस्प्लेस करता है ना, उस लिक्विड का वेट उतना ही होता है जितना उसके उतने पोर्शन का वेट होता है। नहीं समझे, जैसे मान लीजिए कि कोई भी लिक्विड, कोई भी हमने एक ब्लॉक, हमने मान लीजिए कोई वुडन ब्लॉक हमने उसके अंदर डुबा दिया, पानी के अंदर डुबा दिया, ठीक है, तो और वो डूब गया, तो जब वो डूबेगा तो इसका मतलब क्या है कि वो उसने पानी की उतनी जगह तो घेर ली ना, ऑक्यूपाई कर ली, उसने उतना एरिया ऑक्यूपाई कर लिया, तो वो जो उसका वेट है, मतलब उसका खुद का वेट, जैसे मान लीजिए 2 किलोग्राम का कोई वुडन ब्लॉक है, वो हमने अंदर डुबा दिया, तो 2 किलोग्राम का है, तो उसमें आप 9.8 मल्टीप्लाई करिए, तो 19.6 न्यूटन, ये उसका वजन हो गया, उसका वेट हो गया। तो पानी जितना उसने डिस्प्लेस करा है ना, वो पानी अगर हम निकाल लें बाहर, उतना पानी जितना उसने डिस्प्लेस करा है और उसका वजन निकालेंगे तो दोनों बराबर आएंगे, ठीक है। तो कोई भी लिक्विड अगर इमर्स कर दिया जाता है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इमर्स कर दिया जाता है किसी लिक्विड के अंदर, तो वो अपने वेट के बराबर ही लिक्विड का वेट डिस्प्लेस करता है, ये होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल।
ठीक है। और अपथ्रस्ट क्या है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम इमर्स करेंगे और उस पर अपथ्रस्ट लगता है हमेशा ऊपर की तरफ, ठीक है। अगला जो टॉपिक आपके लिए नया है वो देखिएगा, ये है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी होता है किसी भी लिक्विड का गाढ़ापन या किसी भी लिक्विड का चिपचिपापन। चिपचिपापन का मतलब ये होता है कि लिक्विड की एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, उन लेयर्स के बीच में कितना स्टिकीनेस है, कितनी वो एक लेयर दूसरी लेयर को रोकने का काम कर रही है, इसको विस्कोसिटी बोलते हैं। जैसे पानी रखा हुआ है किसी कंटेनर के अंदर, ठीक है, मैं चम्मच लेता हूँ और पानी को ऐसे ऐसे मूव करने लगता हूँ, ठीक है, तो पानी मूव होने लगेगा आराम से, ठीक। वहीं पर हमने क्या करा कि दूध की बात करते हैं, तो दूध को मूव करेंगे तो वो थोड़ा सा थिक होता है, पानी के कंपैरिजन में थोड़ा सा थिक होता है, उसको मूव करने में ज़्यादा दिक्कत आएगी। और अगर कहीं गलती से हम शहद को मूव करने लगे तो बस फिर तो थोड़ी देर में हाथ में दर्द हो जाएगा, शहद मूव नहीं होने वाला, ठीक। सर्दियों में तो वैसे भी नहीं होने वाला, बिल्कुल टाइट हो जाता है। तो उसका मतलब क्या है कि अगर लिक्विड रखा हुआ है किसी कंटेनर के अंदर तो लिक्विड की लेयर पर लेयर, लेयर पर लेयर, लेयर पर लेयर वो जमी रहती है। तो वो जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे को रोकने का काम करती हैं। अब सुनिएगा, इसकी डेफिनेशन देखिए आप। विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच एन इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन by virtue of which an internal force of friction comes into play when a fluid is in motion and which opposes the relative motion between its different layers। तो ये लिक्विड की या किसी भी फ्लूइड की ये एक प्रॉपर्टी होती है। उस प्रॉपर्टी में मतलब उसमें क्या होता है कि जैसे ही हम किसी लिक्विड की एक लेयर पर हम फोर्स लगाते हैं तो जो नीचे वाली लेयर है ना वो कहती है कि नहीं भाई नहीं, तुझे मैं जाने नहीं दूंगी, रुक जा, ठीक है ना, तेरा मेरा रिश्ता पुराना है, इतनी जल्दी से नहीं जाना। तो वो क्या करता है कि वो जो नीचे वाली जो लेयर है वो नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर को रोकने का काम करती है। और जब तक मोशन में नहीं है, जब तक मोशन में नहीं है तब तक कुछ नहीं है, तब तक कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने जाना शुरू करा तो उसने उसको रोकना शुरू करा। इस प्रोसेस को विस्कस ड्रैग बोलते हैं। ड्रैग मतलब खींचना, ठीक। तो हम तो लिक्विड को इस तरफ करना चाह रहे हैं, हम तो शहद को इस तरफ मूव करना चाह रहे हैं, ऊपर की लेयर को ऐसे चम्मच से निकालना चाह रहे हैं, लेकिन नीचे वाली लेयर रोकती है तो हमें थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ती है, तब वो निकलता है बाहर, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि अगला जो लाइन है वो है द बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स कॉल्ड विस्कस ड्रैग। जो नीचे वाला लेयर है वो बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स लगाता है, दैट इज कॉल्ड विस्कस ड्रैग और विस्कस फोर्स, and it acts tangentially on the layers of the fluid in motion and tends to destroy its motion। वो उसके मोशन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। अब ये जो विस्कोसिटी वाली जो ये फोर्स नई डेवलप हुई, ये क्यों डेवलप हुई, इसका कॉज देखिएगा। कॉज भी सिंपल है, इसमें एक डायग्राम मैंने दे रखा है, वो डायग्राम बना रहा हूँ मैं इधर। कॉज ऑफ विस्कोसिटी, तो इसमें जो डायग्राम है वो देखिएगा जरा। ये जो डायग्राम है ना इसमें हमने 1 2 3 4 5 डॉटेड पैरेलल लाइंस बना रखी हैं। तो वो जो डॉटेड पैरेलल लाइंस हैं वो क्या है, वो लिक्विड की अलग अलग लेयर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले नीचे है एक फिक्स्ड सरफेस, तो नीचे जो फिक्स्ड सरफेस है वो क्या है, इसको मान लेंगे बॉटम ऑफ द कंटेनर, जिस कंटेनर में लिक्विड है। फिक्स्ड सरफेस। अब सरफेस लेयर, यहाँ पर हम लिखेंगे V इज इक्वल टू मैक्सिमम, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूंगा V इज इक्वल टू 0। और एक डॉटेड लाइन ऐसे बना दी हमने, टिल्टेड लाइन बनाएंगे। अब इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पर फोर्स लगाई इस तरह से,
नाव में बैठे हुए हैं और क्या बोलते हैं उसको, चप्पू बोलते हैं, कि चप्पू चला रहे हैं, ठीक है। तो चप्पू चलाया तो यहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगी, लेकिन इसकी जो नीचे वाली लेयर है, इसकी नीचे वाली लेयर पर उतनी फोर्स नहीं लगी। तो क्या हुआ कि ये जो नीचे वाला जो एरो है वो आप देखेंगे थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में छोटा बना दिया, ठीक है। उसके नीचे जो लेयर है पानी की, उसमें क्या हुआ कि उसमें जो एरो है वो थोड़ा और छोटा बना दिया, उसके नीचे वाली जो है और छोटा बना दिया, इसके नीचे वाला तो बिल्कुल नन्हा सा, और इसके नीचे वाला जो है यहाँ पर v इज इक्वल टू 0, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कैपिटल F, कैपिटल F। ये जो पीछे की तरफ फोर्स दिखा रहे हैं ये है विस्कस ड्रैग, ये विस्कोसिटी वाली फोर्स है, कि विस्कोसिटी वाली फोर्स जो है ये उसको पीछे की तरफ रोक रही है। तो हम क्या करते हैं, हम नदी में जब नाव चलानी होती है तो नाव में एक कंसिडरेबल पॉइंट तक ही उसको चप्पू को डुबोया जाता है अंदर, और फिर उसको ऐसे पीछे पीछे करा जाता है। उसको ज़्यादा डुबा देंगे तो फिर तो आप मूव ही नहीं कर पाओगे ना उसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे तक आप चले गए तो जितने नीचे तक आप जाएंगे उतना ही ज़्यादा उस पर प्रेशर पड़ता चला जाएगा। तो जब ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा तो आप उसको मूव नहीं कर पाओगे। और ऊपर वाली लेयर बिकॉज इट इज़ एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, तो उस पर प्रेशर उतना नहीं है, तो उसको आप आराम से मूव कर पाओगे। अब क्या है कि अगर ये जो लेयर है, ये पहली वाली लेयर, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, रीज़न सुनिएगा ज़रा। पहला पॉइंट देखिए, एक ही पॉइंट है पूरा, कंसिडर एनी टू एडजेसेंट लेयर्स ए एंड बी। तो यहाँ पर क्या है कि हमने ना कोई भी दो एडजेसेंट लेयर्स ले ली, एक लेयर ले ली ए ये वाली, और दूसरी लेयर ले ली हमने बी ये वाली। कंसिडर एनी टू एडजेसेंट लेयर्स ए एंड बी, द अपर फास्ट मूविंग लेयर ए टेंड्स टू एक्सेलरेट द लोअर स्लो मूविंग लेयर बी। जो अपर फास्ट मूविंग लेयर है ए, वो कोशिश करेगी कि लोअर वाली जो लेयर है वो उसको भी अपने साथ मूव करके ले जाए, लेकिन and tends to accelerate the lower slow moving layer B, while the slow moving layer B tends to retard the fast moving layer A। तो जब अब ये तो फास्ट मूविंग लेयर है, ये स्लो मूविंग लेयर है, तो फास्ट मूविंग लेयर नीचे वाली लेयर जो उसके साथ जुड़ी हुई है, चिपकी हुई है, वो उसको एक्सेलरेट करवाना चाहेगी। और नीचे वाली स्लो मूविंग लेयर क्या, बेसिकली नीचे वाली लेयर तो रेस्ट में ही थी ना एक तरह से, तो वो उसको रिटार्ड भी तो करना चाहेगी कि भाई तुम चलना चाह रही हो तो मैं तुम्हारे हिसाब से चलूँ, मैं रुकना चाह रही हूँ तो तुम मेरे हिसाब से रुकोगे नहीं, वो वाला फंडा है ये, ठीक है। तो दोनों का जो नेचर है वो थोड़ा अपोजिंग हो गया, ठीक, क्योंकि ये मोशन में है तो ये इसको चलाना चाह रही है, ये रुकी हुई है तो ये इसको रिटार्ड करना चाह रही है, रोकना चाह रही है। अगला देखिए, As a result, a backward dragging tangential force F called viscous drag comes into play, which tends to destroy the relative motion called viscous drag, ठीक है। तो मोशन का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं कुछ बोलूँ और आप कुछ बोलें तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा और कोई नतीजा नहीं निकलेगा। मैं कहूँगा दिन हो रहा है, आप कहोगे रात हो रही है, और नहीं हम बात ही नहीं करते आपस में, ठीक है। तो क्या होगा कि जो मोशन है बेसिकली उस मोशन का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा वहाँ पर, कुछ कंक्लूजन ही निकल रहा है। अब तुमने कहा कि दिन हो रहा है, मैंने भी कहा कि हाँ दिन हो रहा है, चलो जी चलो मॉर्निंग वॉक पर चल रहे हैं, दिन है, ठीक है। और मैंने कहा कि रात हो रही है, तुम कह रहे हो दिन हो रहा है, तो कोई वॉक पर जाएगा नहीं, यहीं बैठ जाएंगे। तो कहानी ये है कि ये चलना चाह रहा है आगे की तरफ क्योंकि हम इसको चला रहे हैं, और ये रेस्ट में है तो ये रुकना चाह रहा है। तो धीरे धीरे होगा क्या कि थोड़ा बहुत फोर्स तो इस पर एक्सपीरियंस होगा, लेकिन क्या है कि क्योंकि ये रेस्ट में है और इस पर प्रेशर भी ज़्यादा है तो ये उसको ज़्यादा रोकने की कोशिश करेगा। तो क्योंकि हम फोर्स लगा रहे हैं तो थोड़ा बहुत मूव कर जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं करेगा। तो जितनी भी नीचे वाली लेयर्स हैं उस पर प्रेशर पड़ता जाएगा, तो इसलिए वो उसको ज़्यादा रोकेंगे। नहीं तो अगर ये फंडा ना होता ना विस्कोसिटी वाला, तो पता चला कि एक बंदे ने चप्पू चलाया, वो पता चला नदी का सारा पानी पीछे हो गया, ठीक है। तो वो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हमने ऊपर फोर्स लगाई और नीचे तक पूरी फोर्स लग गई, तो ऐसा नहीं होता। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड विस्कोसिटी, ठीक है। अब कॉज ऑफ विस्कोसिटी ये हो गया। इसके बाद हम एक टॉपिक करेंगे, मैंने अभी नोट्स में वो इंक्लूड नहीं करा है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा बोलते हैं उसको, ठीक है। इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, करवाऊंगा मैं, क्या करवाऊंगा आप खुद ही कर सकते हैं उसको। चलिए 1 मिनट रुकिए, बस 1 मिनट में आ रहा हूँ। अच्छा आज क्या है, आज 8 तारीख है ना, मैं 1 वीक लूँगा, लगभग 15 या 16 तारीख तक ये फिनिश करा दूँगा ये वाला चैप्टर, ठीक है।
तो आगे के नोट्स इसके आपको रात तक या कल सुबह तक भेजता हूँ, अभी मैं भेज नहीं पाया अभी। नेक्स्ट टॉपिक। सर क्या ये कह सकते कि जो पानी एक दूसरे को रोकता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से रोकता नहीं नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है ना वो तो तब आएगी जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे कहीं पर। है? तो बिना इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है ना। तो ये तो विस्कस ड्रैग ही बोलिए इसको, क्योंकि ये लिक्विड सर्फेसिस के बीच में एग्जिस्ट करने वाली फोर्स है। तो इसको मैं मैकेनिकल फोर्स भी नहीं बोल सकता, क्योंकि मैकेनिकल फोर्स कहाँ लगती है, जहाँ मशीन पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहाँ लगती है जहाँ इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि करंट वगैरह कुछ हो, ठीक है। वो नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है। पर H2 में लोन पेयर तो होता है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री होते हैं। वो जो चीज़ है ना वो आपका मतलब बाईमोनिक, वो जो आपका बाईपोलर और यूनिपोलर वाला कंसेप्ट लगता है वहाँ पर, वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। तो मैं उस पर नहीं जाऊँगा। उसमें क्या है कि उसमें ना बहुत छोटे छोटे, मतलब उसमें हम उनके मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, जो तुम H2O की बात बता रहे हो, तो उसमें उनके मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। यहाँ तो पूरा मतलब पानी है, समंदर है एक तरह से। तो वहाँ तो वो मॉलिक्यूल मतलब बूंद मान लो या उससे भी कोई छोटा मान लो, क्योंकि जो खुली आंखों से दिखाई भी नहीं देता, उसकी बात कर रहे हैं। चलिए जी, अब यहाँ पर जो है, जो हमने ये करा ना विस्कोसिटी, विस्कोसिटी के बाद आप एक चीज़ नोट करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में ये है कि हम इसमें क्या करते हैं ना, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी समझने के लिए हम कोई भी दो लेयर ले लेते हैं। तो मैं दो लेयर बनाकर दिखा रहा हूँ। ऐसे ही हमने कहा कि एक लेयर ये होगी, और ठीक इसके नीचे एक लेयर और बना लीजिए, बिल्कुल सेम डायमेंशन में। तो दो लेयर्स हो गई, एक के नीचे एक, ठीक है। अब मैंने बोला कि ये जो ऊपर वाली लेयर है, ऊपर वाली जो लेयर है, इसको बोल दो कि इसका एरिया है कैपिटल ए, इसका एरिया कैपिटल ए, और नीचे वाली का भी उतना ही होगा कैपिटल ए, और ऊपर वाला जो सरफेस है उसको बोल दो क्यू, और नीचे वाले सरफेस को बोल दो पी। तो दोनों के बीच में एक विस्कस ड्रैग लगेगा, वो विस्कस ड्रैग को हम बोलते हैं कैपिटल एफ। पीछे की तरफ की इस वाली लेयर को मैं मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये जो नीचे वाली लेयर है ये इसको रोकने की कोशिश कर रही है। तो वो किस फोर्स से उसको रोकने की कोशिश कर रही है, एफ से। इसको विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्स बोलते हैं, ठीक है। इट टेंड्स टू डिस्ट्रॉय द मोशन ऑफ द अपर लेयर। उसके बाद हम ये कहेंगे कि भाई हमेशा से ऐसा ही है कि जो ऊपर वाली लेयर है, ऊपर वाली लेयर का जो वेलोसिटी है वो नीचे वाली लेयर से थोड़ी ज़्यादा होगी। तो मैंने बोला कि नीचे वाली लेयर की जो वेलोसिटी है वो v है, और ऊपर वाली लेयर की जो वेलोसिटी है वो इससे ज़्यादा है, तो उसको v प्लस डी बोल दिया, v प्लस डी बोल दिया, v और v प्लस डी। और इसी तरीके से हम ये कह देंगे कि जो सरफेस है, जिस भी वेसल में ये है, जिस भी वेसल में ये है, तो सरफेस जो है, सरफेस से इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट, इस वाली लेयर की हाइट, उसको x मान लीजिए। तो ये वाली जो है इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, x प्लस डी एक्स, एक्स और x प्लस डी एक्स, ये हो गया। तो उसके बाद आप नोट करेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन अ फोर्स ऑफ विस्कोसिटी
Newton. The force of viscosity capital F acting tangentially between two layers is a force of viscosity acting tangentially between two layers is फर्स्ट लिखेंगे प्रोपोर्शनल टू द एरिया of the layers in contact, area of the layers in contact proportional to the area of the layers in contact, मतलब F is directly proportional to A. सेकंड है proportional to the velocity gradient वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, किसी का भी ग्रेडियंट होता है, मतलब उसका फर्स्ट डिफरेंशियल, एक बार उसको डिफरेंशियल कर दीजिए तो वो कहलाता है वेलोसिटी. वेलोसिटी को अगर डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो वेलोसिटी ग्रेडियंट, एक्सेलरेशन को कर दो तो वो एक्सेलरेशन ग्रेडियंट हो जाएगा. ठीक है, तो dv by dx वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन द टू लेयर्स between the two layers, मतलब F is directly proportional to dv by dx, तो dv by dx के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा. तो ये हमारा फर्स्ट हो गया प्रोपोर्शनैलिटी स्टेटमेंट, ये सेकंड हो गया प्रोपोर्शनैलिटी स्टेटमेंट. अब हम ये करेंगे कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, कंबाइनिंग first and second, F is directly proportional to A, F is directly proportional to A dv by dx. और जब भी कभी प्रोपोर्शनैलिटी साइन आता है तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाकर इक्वलिटी साइन लगाने के लिए मुझे एक कांस्टेंट इंक्लूड करना पड़ता है. तो मैं लिखूंगा F इज इक्वल टू माइनस ईटा A dv by dx minus eta A dv by dx. ठीक है, where eta is called coefficient of viscosity. Where eta is called coefficient of viscosity. Where eta is called coefficient of viscosity. ये हो गया. अच्छा, और ये जो coefficient of viscosity है इसको मतलब ये नेगेटिव नहीं है, ये तो ईटा ही है. यहाँ मैंने नेगेटिव इस वजह से लगाया क्योंकि ये जो फोर्स है ये मतलब स्टॉपिंग फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स है, बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, इस वजह से नेगेटिव साइड. ठीक है, उसके बाद आप ये कहेंगे the SI unit of eta is ईटा की SI यूनिट कैसे निकाली जा सकती है, आप खुद सोच लीजिए भाई. F है इधर,
इसको बोलेंगे पहले न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, पहले तो लिख लो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। और POI SEUI डबल LE, ठीक है। स्पेलिंग अजीब से है लेकिन इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे पॉइजुई, पॉइजुई, ये इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है पॉइजुई, ठीक है। लिखा ये जाएगा पॉइजुई जो भी है ना, ये लिखा जाएगा, लेकिन जो है वो पॉइजुई है, इसको पॉइजुई बोलते हैं। तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर बोल दो या पॉइजुई बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। और अब इसमें आपको क्या करना होगा, जरा देख लीजिए न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर आया कैसे। ये F इज इक्वल टू क्या है, माइनस ईटा A dV/dx। तो जो ये F है, F की यूनिट क्या है, न्यूटन, इधर माइनस से साइन है, ईटा को एज इट इज रहने दीजिए। A की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, dV यानी कि छोटी सी वेलोसिटी, ठीक है। तो छोटी सी वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, और dx मतलब छोटा सा डिस्टेंस, तो छोटे से डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो ये क्या बचा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और इसको इधर ले आओ क्योंकि मुझे ईटा की वो निकालनी है, तो इधर मीटर स्क्वायर है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, m की पावर -2, इधर s की पावर -1 है, इधर आकर क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। तो इसलिए इसको न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर लिखा गया, ठीक है। तो ये इसकी ऐसा यूनिट हो गई कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। उसके बाद आप एक लिखेंगे पॉइजुई फॉर्मूला होता है, हालांकि ज़रूरत इसकी है नहीं पर नोट कर लीजिए, POI SEUI डबल LE, पॉइजुइस फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला देखिएगा, ये है द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड, द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड, the volume of a liquid flowing out volume of a liquid flowing out per second per second through a horizontal capillary tube जैसे बायो में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि जो आर्टरीज होती हैं वो थिक वॉल्ड होती हैं, काफ़ी वेन्स जो होती हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं। आर्टरीज और वेन्स को जॉइन करने का काम करती है कैपिलरी। तो कैपिलरी जो है वो पतली वाली ट्यूब होती है, तो इसीलिए ना जो पतली ट्यूब्स होती हैं उनको कैपिलरी ट्यूब बोल देते हैं फिजिक्स में। ये वो वाली नहीं है कि जो शरीर की नसें होती हैं वो वाली नहीं है, यहाँ पर उसको कैपिलरी ट्यूब बोल देते हैं। तो आप यहाँ पर अच्छा कैपिलरी शब्द आप कई बार सुनेंगे यहाँ पर आगे, अभी हम बर्नौलीज थ्योरम करेंगे उसमें भी आप सुनेंगे, आगे कैपिलरिटी एक प्रिंसिपल है वहाँ पर भी सुनेंगे। तो ये कैपिलरी मतलब डिराइव तो वहीं से हुआ है बायो से, लेकिन वो पतली वाली ट्यूब को कैपिलरी बोल देते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकंड थ्रू अ हॉरिजॉन्टल कैपिलरी, थ्रू अ हॉरिजॉन्टल कैपिलरी ट्यूब ऑफ लेंथ L, horizontal capillary tube of length L, comma radius R, radius R, radius R, under a pressure difference small p, under a pressure difference small p applied across
small p applied across its ends is given by हाँ क्या under a pressure difference small p applied small p pressure है ये pressure पे difference small p applied across its ends is तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम जो है वो पॉइसोनी फॉर्मूला में दिया गया था, तो उसको उन्होंने एक नई टर्म से रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल क्यू से। तो कैपिटल क्यू इज इक्वल टू वी अपॉन टी इज इक्वल टू, ये एक फॉर्मूला है, पाई पी आर की पावर 4 पाई पी आर की पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल 8 ईटा एल। बस इस फॉर्मूले को नोट कर लेना, इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे क्योंकि स्पेशली मेंशन नहीं है सिलेबस में, तो इसलिए इसको करेंगे, इसका डेरिवेशन नहीं करना, बस फॉर्मूला याद रखना। तो ये देख लीजिए, ये इसमें जो टर्म्स है ना, वो टर्म्स किस लिए दे रखी हैं आप ये समझ लीजिए कि एक हॉरिजॉन्टल कैपिलरी ट्यूब है, ऐसे एक हॉरिजॉन्टल कैपिलरी ट्यूब है, तो हॉरिजॉन्टल कैपिलरी ट्यूब जो है वो कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होगा, ट्यूब कोई भी है सिलेंड्रिकल होगी, तो उसकी जो लेंथ है उसकी लेंथ तो एल दे रखी है, तो ये पैरामीटर एल तो समझ में आ गया होगा। इसका जो रेडियस है ये आर दे रखा है, ये आर समझ में आ गया होगा, ठीक है। ईटा क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कि इसके अंदर से कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उस पर भी विस्कस ड्रैग तो उसमें भी लगेगा, लिक्विड की लेयर्स तो उसके अंदर भी होगी। 8 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, पी क्या है, पी है प्रेशर डिफरेंस। मान लीजिए यहाँ पर जो प्रेशर है, मान लीजिए यहाँ पर प्रेशर है P1, और मान लीजिए जिस प्रेशर से पानी यहाँ पर बाहर निकल रहा है दैट प्रेशर इज P2, तो P1 माइनस P2 जो है वो आपका स्मॉल p है ना। इन्होंने क्या बोला है कि कैपिलरी ट्यूब ऑफ लेंथ एंड रेडियस आर अंडर अ प्रेशर डिफरेंस P अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। तो इसके एक एंड पर प्रेशर P1 है, प्रेशर P1 से कोई लिक्विड आता है और प्रेशर P2 से वो बाहर निकलता है, तो हमने ये कह दिया कि उनका जो डिफरेंस है दैट इज टेकन एज स्मॉल p। तो ये 4 टर्म्स हैं, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, ये हो गया पर यूनिट टाइम, तो V अपॉन P इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ये। इसके बाद नेक्स्ट आप हम नोट करेंगे जो एज पर सिलेबस भी है, इसका डेरिवेशन भी हमको करना है, स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ स्टोक्स लॉ स्टोक्स लॉ में लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द बैकवर्ड विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ according to this law the backward viscous force according to this law the backward viscous force acting on a small spherical body of radius r acting on a small spherical body small spherical body of radius small r moving with uniform velocity v moving with uniform velocity v through fluid of viscosity eta through fluid of viscosity eta is given by F is equal to 6 pi eta RV. F is equal to 6 pi eta RV. बस इतना नोट कर लीजिए, इसका डेरिवेशन नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा आपको, ठीक है। इतना कर लीजिए, मैं आपको कल सुबह तक आगे के जो इसके नोट्स हैं ना, कल सुबह तक आपको करता हूँ फॉरवर्ड।